Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the transport in human. इसका मतलब है मनुष्य में वहन। मनुष्य में वहन मतलब हमारे शरीर पर जो अच्छे पदार्थ हैं वो पहुंचने चाहिए और इसके बाद जो हमारे शरीर पर व्यर्थ के पदार्थ बनते हैं वो शरीर से बाहर भी निकलने चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हमारे अंदर एक प्रणाली होती है और उस प्रणाली का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ये फुली एनसीईआरटी है, क्लास 10th की बायोलॉजी है यहाँ पर, तो उसको हम देख रहे हैं। ये पहला पॉइंट लिखा है कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। मतलब एक तरल माध्यम हमारे शरीर पर होना चाहिए जो रुधिर मतलब जो हमारे भोजन को और जो व्यर्थ के पदार्थ हैं उनको, व्यर्थ के पदार्थों को शरीर से बाहर करे और जो भोजन है या पोषक पदार्थ है उसको शरीर तक पहुंचाए। तो वो तरल माध्यम से ही संभव है। तो ऐसा तरल माध्यम कौन सा है? रुधिर है, वो रक्त है। तो रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ का मतलब होता है व्यर्थ के पदार्थ, उनको हमारे शरीर में वहन का काम करता है। कौन? रक्त। तो ये पॉइंट याद रखना, जो रक्त है या रुधिर है यह भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। तो ये तो अच्छे पदार्थ हो गए, भोजन और ऑक्सीजन, जो शरीर के अंदर जाएंगे, और जो वर्ज्य पदार्थ होंगे उनको शरीर से बाहर निकालने का काम ये भी कौन करता है? रुधिर करता है। अब अगला पॉइंट है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, ये पूछ लिया जाता है कि इन्हीं दो तरल संयोजी ऊतकों के नाम बताइए। तो एक तो रुधिर है और दूसरा लसिका होता है। रुधिर ये तरल संयोजी ऊतक है, मतलब तरल तो होता ही है, साथ ही साथ इसकी सहायता से शरीर के सारे अंग जुड़े रहते हैं। हर अंग पर पहुंचता है रुधिर, हर ऊतक तक पहुंचता है। तो इसलिए ये रुधिर क्या है? एक तरल तो है ही और साथ में एक संयोजी ऊतक है। इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक, अब क्या है? रुधिर में एक तरल माध्यम होता है। अब ध्यान देना, जो रुधिर है, जो रक्त की बूंद है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो कणिकाएं होंगी जिनको हम रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं भी बोलते हैं, और दूसरा वो तरल पदार्थ होता है जिसमें वो रुधिर कणिकाएं तैर रही हैं। ठीक, तो उस तरल पदार्थ को हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसी प्लाज्मा पर रुधिर की कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो तैरती रहती हैं। तो अगर पूछा जाए कि रक्त के कितने भाग होते हैं, तो रक्त के दो भाग होते हैं। एक कणिका वाला भाग जिसे रक्त कणिका या रक्त कोशिका कहते हैं, और दूसरा तरल वाला भाग जिसको रुधिर प्लाज्मा या केवल प्लाज्मा भर कह देते हैं। अब वो प्लाज्मा क्या करता है? वास्तव में जो हमारे ये ऊपर तीन पदार्थ लिखे हैं, इनमें से भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वर्ज्य पदार्थ में ही कार्बन डाइऑक्साइड आई, मतलब भोजन और वर्ज्य पदार्थ। यहाँ पर लिखा है प्लाज्मा के द्वारा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी पदार्थ, ये जो हैं ये तो प्लाज्मा के द्वारा इनका वहन होगा। किस अवस्था पर? घुले अवस्था पर। विलीन रूप का मतलब घुलित अवस्था पर इनका वहन होता रहता है। लेकिन वही जो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? ऑक्सीजन का वहन लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं। ठीक, हमने बताया कि यहाँ पर भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थ, ये तीन चीजें हैं, इनका वहन होता है। तो भोजन और वर्ज्य पदार्थों का वहन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा के द्वारा होता है। वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वर्ज्य पदार्थ में ही आती है, तो इसका वहन तो किसके द्वारा हो जाएगा? रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है उसको कौन ले जाता है? तो उसको प्लाज्मा नहीं ले जाती है, उसे रुधिर कणिका ले जाती है।
और कौन सी रुधिर कणिका? लाल रुधिर कणिका, इसे हम आरबीसी भी कहते हैं। और आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है। वह हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ले जाया करता है। ठीक, तो ऑक्सीजन ही केवल ऐसी चीज है जो लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा जाएगी। बाकी ये जो और भोजन और वर्ज्य पदार्थ हैं, ये किसके द्वारा वहन होंगे? प्लाज्मा के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट होगा। वहन का मतलब ट्रांसपोर्ट। अब क्या है? बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण, कुछ लवण होते हैं, उनका भी वहन रुधिर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, अब ये पूरा वहन जो होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसके लिए कोई प्रेशर वाली चीज चाहिए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि हमें एक पंपन तंत्र की आवश्यकता होती है। मतलब शरीर में ऐसा एक तंत्र हो जो पंपिंग करता हो ताकि रुधिर प्रेशर के साथ अंगों तक पहुंच जाए जाके। तो हमें एक पंपन तंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। भाई ऐसे ब्लड पहुंचेगा, मान लीजिए अब ब्लड को मस्तिष्क में पहुंचना है तो ऊपर वो कैसे जाए? जब तक पंपिंग क्रिया नहीं होगी तब तक ऊपर मस्तिष्क तक रुधिर कैसे पहुंच पाएगा? हाँ, तो हमें एक पंपन तंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के पास धकेल सके। तो पता होगा पंपन तंत्र कौन सा है? उसका पंपन तंत्र का नाम हृदय है। हृदय क्या करता है? पूरी जिंदगी भर ये पंप करता रहता है। ठीक, अच्छा ये तो पंपन क्रिया कर दिया। अब कोई पाइपलाइन होनी चाहिए जिसकी सहायता से प्रत्येक ऊतक तक वो रुधिर पहुंच जाए जाके। तो आगे क्या है? नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होगी। नलियों की एक परिपथ की आवश्यकता होती है। और रुधिर नलियां कौन सी हैं? वो एक तो धमनी होती है, दूसरी शिराएं होती हैं और तीसरी केशिकाएं होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से धमनी और शिराएं ये रुधिर की नलियां होती हैं और इन्हीं नलियों की सहायता से ही रुधिर अंगों तक जाता है। हृदय से अंगों तक जाएगा और फिर अंगों से हृदय तक आता है, इन्हीं धमनी और शिराओं के द्वारा ही। तो नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होगी जो क्या करेगा? रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। इसके बाद इसमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है जो यह सुनिश्चित करता है कि परिपथ में अगर कोई टूट फूट हो गई है, मान लीजिए रक्त नलिकाएं हैं और किसी चोट की वजह से वो रक्त नलिकाएं टूट फूट जाती हैं, तो अंदर कौन उनकी मदद करने वाला होगा? कौन उन रक्त नलिकाओं को फिर से पुनः से जोड़ेगा ताकि हमारा रुधिर का संचार वैसे ही बना रहे? तो हमारे शरीर पर यह एक तंत्र की और आवश्यकता होती है जो क्या करता है? टूट फूट की मरम्मत करता रहता है ताकि रुधिर वाहिनियां जब कभी टूट फूट जाए तो वो सही सलामत रुधिर को पूरे शरीर पर पहुंचाती रहें, प्रवाह में, ट्रांसपोर्ट में या वहन में कोई बाधा ना हो। तो ये पूरा था एनसीईआरटी का कि मानव में वहन कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हृदय के बारे पर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।